हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। फिजिक्स में जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे का एक टॉपिक है प्रिज्म। हमारा यूनिट पहला ही अभी चल रहा है, ऑप्टिक्स ही चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब से अगर देखेंगे तो पहला ही चैप्टर हमारा है, लेकिन कुमार मित्तल की किताब से ये दूसरा चैप्टर है, अलग चैप्टर है ये। तो चलिए समझते हैं कि प्रिज्म क्या है। देखिए, प्रिज्म समझने से पहले हम कुछ आकृतियों की चर्चा करना चाहेंगे, वो बताइएगा आप लोग। जैसे तंबू आप लोगों ने देखा होगा, तंबू कहीं पर लगा होता है, ऐसे कोई ऐसे तंबू लगा होता ना, जो सैनिक लोग होते हैं लगाते, फिर मतलब पहाड़ी स्थानों पे या कहीं पर भी कुछ इस प्रकार से होता, तंबू लगा होता ना, और सामने से हमको कैसा दिखता है, सामने से ऐसे त्रिभुज आकार का दिखता है, ये ऐसे कुछ त्रिभुज आकार का दिखता है, ठीक है ना। तो जो तंबू है वो एक किस टाइप का है, अगर उसकी आकृति की बात करें तो उसकी जो आकृति है वो प्रिज्म के आकार का होता है, लेकिन वो प्रिज्म उसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिज्म की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। कहा जाता है किसी कोण पर झुके हुए दो, कोई भी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ, दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम, यानी दो समतल पृष्ठ ऐसे हैं, इनसे घिरा हुआ हो, क्या घिरा हुआ, कोई समांग पारदर्शी माध्यम, कोई ऐसा माध्यम हो जो पारदर्शी हो, समांग मतलब एक समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। जैसे हम बात यही कर लेते हैं, एक ये समतल पृष्ठ है, एक ये समतल पृष्ठ है, ये दोनों समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं कि नहीं है, देखिए किसी कोण पर झुके हुए हैं। तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम, इसका मतलब इनके बीच में जो भी माध्यम भरा होगा, अगर कांच का है मान लीजिए, तो इनके बीच में जो कांच का पदार्थ भरा होगा, इस पूरे सिस्टम को फिर हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। ये जो पृष्ठ है दोनों, इसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं, प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण, ठीक। और ये जो दिख रहा है आपको सामने से, ये हमारा प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, मतलब प्रिज्म को काट दिया गया, काटने के बाद जो सामने से दिखेगा, जैसा भी हमने आपको बताया तंबू में जो सामने से दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जो सामने से दिखेगा वही यहाँ पर केवल चित्र बनाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मुख्य परिच्छेद कहलाता है, ठीक है। तो प्रिज्म के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं। प्रिज्म क्या है, दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ कोई समांग पारदर्शी माध्यम क्या होता है, प्रिज्म कहलाता है। तो जल्दी से इसकी परिभाषा लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रिज्म। देखिए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा उनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं, फुल स्टॉप। अगला हेडिंग डालिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे पढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सी बात है, थ्योरी नहीं कुछ लिखना है अभी यहाँ पर, हमें केवल समझना है, उसके आधार पर कुछ परिभाषा याद करना है। तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई प्रिज्म का क्या है, ये प्रिज्म है कि प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ये क्या है, ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, यानी ABC। मान लेते हैं कोई प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है जिसका प्रिज्म कोण क्या है, A मान लेते हैं। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं आपतित होता है, ठीक।
आपतित हुआ तो हम लोग जानते हैं ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, तो थोड़ा सा झुका देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा झुका दिया हमने। अब ये क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा तो ऐसे कुछ चला जाएगा, ठीक। इसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित या आपाती किरण। इसे कहते हैं निर्गत किरण, मतलब जो फाइनली बाहर निकली हुई है इसे क्या कहेंगे, निर्गत किरण कहेंगे। देखो यहाँ इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को हमें सीखना पड़ना है, तो इसलिए चित्र ज़्यादा जरूरी है, तो चित्र से समझते रहिए। अच्छा, एक बात सोचिए, ये जो आपतित किरण है, अगर ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए, मान लिया जाता कि इसे अपवर्तित नहीं होता, मान लेते ये झुकता अगर नहीं तब सीधे इस प्रकार से जाता, और इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, कब होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटते हैं। ये इसलिए बनाया गया है, जो निर्गत किरण है और आपतित किरण, इन दोनों के बीच के बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, नाम दिया गया, इन दोनों के बीच के कोण को विचलन कोण कहा गया। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा कुछ इस प्रकार से भी बनाया जाता है। ये वाला डेल्टा भी आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम इस प्रकार के डेल्टा का प्रयोग करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो निर्गत किरण है और आपतित किरण, इन्हीं दोनों के बीच का तो कोण है ये, ठीक है ना। तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो परिभाषा सॉरी जो हेडिंग डाले हैं उस हेडिंग में इस चित्र को बनाइए जल्दी से। बन गया होगा। इसके बाद ऐसे स्टार लगा करके लिखिए परिभाषा, क्योंकि परिभाषा ही नहीं पूछा जाता एग्जाम में, हेडिंग नहीं डलाएंगे, वैसे लिखिए। निर्गत किरण तथा आपतित किरण, निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण कहते, चाहे तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डेल्टा ग्राफ। आई डेल्टा ग्राफ ये कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी के आधार पर भी देखिए परिभाषा कैसे बनाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बहुत ही आसानी से समझते हैं। आई डेल्टा ग्राफ, देखिए आई मतलब आपतन कोण, डेल्टा मतलब विचलन कोण, अभी हम लोगों ने पढ़ा, मतलब आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, ठीक। तो चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा आपतन कोण वाला है, आपतन कोण यानी आई अक्ष ये है, और ये हमारा विचलन कोण का अक्ष है, विचलन कोण डेल्टा। आप लोग को पता होगा हमेशा क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष होता, किसी को मान लिया जाता कुछ, तो यहाँ पर आपतन कोण इसे मानते हैं और इसे हम क्या मानते हैं, विचलन कोण मानते हैं। तो जब इनके बीच में ग्राफ खींचा जाता तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऐसे बनता है, ऐसे कुछ ग्राफ आई डेल्टा ग्राफ जो होता है कुछ इस प्रकार से ये बन जाता है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर हम ऐसे, इसे आई डेल्टा ग्राफ बोला जाता है, ठीक। ध्यान से सुनिए, ये क्या है इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जब प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण को आपतित कराया जाता है, लेकिन 30 अंश से अधिक पर, मतलब कि अगर कोई प्रिज्म है, उस प्रिज्म पर प्रकाश किरण को गिराया जाए लेकिन 30 अंश से ज़्यादा उसका आपतन कोण हो, तो देखा जाता है कि विचलन कोण का मान पहले घटता है। पहले क्या होगा, घटना चालू होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ, मान लीजिए यहाँ पर कितना अंश रहा होगा, 30 से ज़्यादा यहाँ होना चाहिए लगभग, तो चलिए यहाँ पर हम 30 ही मान लेते हैं। तो जैसे जैसे हम 30 से विचलन कोण, आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, आई का मान बढ़ाते हैं, तो विचलन कोण घट रहा है कि बढ़ रहा है। ग्राफ के बारे में पहले बता चुके आप लोगों की, ग्राफ कैसे समझना चाहिए।
हम देख रहे हैं जब आई का मान बढ़ रहा तो इसका मान घट रहा, नीचे आ रहा है तो घट रहा ना ये, तो डेल्टा क्या होगा, घटेगा। यानी आई का मान अगर 30 अंश से ज़्यादा का देते हैं तो विचलन कोण पहले घटता है और घटते घटते एक निश्चित मान पर आने के बाद फिर अब विचलन कोण का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। इस ग्राफ को देखकर यही समझ में आ रहा होगा, पहले आपतन कोण घट रहा है, फिर आपतन कोण क्या, सॉरी, पहले विचलन कोण घट रहा है और फिर विचलन कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना है जब आपतन कोण का मान 30 अंश से अधिक किया जाता है तब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी। यहाँ 40 लिख देते हैं, ये 40 से कम रहेगा। ठीक है, चलिए तो एक काम कीजिए, इस चित्र को बना लीजिए और चित्र बनाने के बाद कुछ चीज़ों को हम लिखते हैं। बन गया है तो लिखिए, यदि आपतन कोण आई का मान, यदि आपतन कोण आई का मान एक निश्चित मान ब्रैकेट में 30 डिग्री 30 अंश से अधिक करते हैं तो विचलन कोण पहले घटता है और एक निम्नतम मान के पश्चात फिर बढ़ने लगता है। एक निम्नतम मान के पश्चात फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण चलिए इसकी परिभाषा बनाते हैं। देखिए इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो विचलन कोण है, मान लीजिए यहाँ पर 50 अंश होता है, ठीक है, ये विचलन कोण यहाँ पर भी मिलता और यहाँ पर भी मिलता, यानी मान लीजिए यहाँ 40 है और यहाँ मान लीजिए 60 है, यानी 50 अंश का विचलन कोण जो है दो आपतन कोण पर प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे अगर कोई यहाँ पर सोचे तो ये भी यहाँ पर भी प्राप्त होगा, यहाँ पर भी प्राप्त होगा। कोई भी सोचा जाए, यानी हम कह सकते हैं कोई भी विचलन कोण होता है, जो कोई भी विचलन कोण है वो दो आपतन कोणों पर प्राप्त होता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जैसे कि यहाँ पर, इस कंडीशन में ये विचलन कोण जो है केवल और केवल एक ही आपतन कोण पर प्राप्त हो रहा है और वो है ये वाला आपतन कोण, क्योंकि इसके सीधे जाएंगे तो यहीं पर केवल मिलेगा ना, और वही हमारा न्यूनतम विचलन कोण होगा। न्यूनतम विचलन कोण की परिभाषा तो वैसे भी लिखी जा सकती है, बहुत से लोग कह सकते हैं जब विचलन कोण का मान सबसे अधिक कम हो जाता तो उसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरे प्रकार से लिखेंगे, तो लिखिए जल्दी से सभी लोग परिभाषा अल्पतम विचलन कोण का लिखिए। वह विचलन कोण जिसे केवल और केवल एक ही आपतन कोण पर प्राप्त किया जा सकता है, आपतन कोण पर प्राप्त किया जा सकता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, दो में नहीं, दो पर नहीं, ब्रैकेट बंद, अल्पतम विचलन कोण कहलाता है, अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। आप दूसरी लाइन में लिखिए, अल्पतम विचलन की स्थिति के लिए, अल्पतम विचलन की स्थिति के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है।
देखिए 3 पॉइंट है, तीनों याद रख लीजिएगा। पहली बात, आपतन कोण और निर्गमन कोण। आपतन कोण मतलब जिस कोण पर आपतित हो रहा था, निर्गमन मतलब जिस पर बाहर निकल रहा था। आपतन कोण और निर्गमन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात होती है जो प्रिज्म के भीतर आपतित किरण है वो आधार के समांतर होगा। अभी बनाया था हमने ना ऐसे कुछ, यानी ये जो लाइन है ये इसके समांतर होना चाहिए। अल्पतम विचलन तभी प्राप्त हो सकता, नहीं तो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट, चित्र नहीं बनाना, लिखिए आपतन कोण आई तथा निर्गमन कोण, आपतन कोण आई तथा निर्गमन कोण आई डैश बराबर होते हैं। दूसरा, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है, प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। तीसरा, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित, के दूसरा ही है बोल रहा हूँ, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर, प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। तीसरा, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये। मान लीजिए इस बार अगर नहीं पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ फिक्स है, इसका पूछा ही जाएगा। अब बहुत ही आसान है, देखिए कैसे। अभी जो बताए थे उसी से संबंधित है। ये क्या है? मान लेते कोई प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC है, इस पर कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित होता है। ठीक है, इसे हम P, इसे नाम दे देते हैं Q। ये क्या होता है? ऐसे अपवर्तित हो जाता है, इसके समांतर लिया जिसे अल्पतम विचलन की कंडीशन दिखाई जा सके। ठीक है, जो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र हेडिंग डाले उसे कह सकते हो यन ए और डेल्टा ए में संबंध भी कहा जा सकता है, अभी बाद में लिखा देंगे। और ये मान लेते हैं ये कुछ निर्गत हो जाती है, निर्गमन किरण हो जाती है। इसे कौन सा कोण कहते हैं? इसे डेल्टा कहते हैं। और अगर ये समांतर है, अल्पतम विचलन की स्थिति रहेगी तो इसे डेल्टा एम भी कह देंगे, लेकिन चित्र से अभी केवल नहीं कह सकते क्योंकि एक ही कंडीशन लागू हो रहा, बाकी नहीं लागू हो रहा है। पता नहीं लागू होगा कि नहीं, वो बाद में देखेंगे। ये अभिलंब है, ये यहाँ का अभिलंब है। PQRS, इसे D नाम दे देते हैं, इसे E नाम दे देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है सॉल्व करना, बस चित्र को समझना सब कुछ। हमने क्या किया, कोई PQ एक आपतित किरण हुआ, ये QR इसका अपवर्तित हुआ, RS बाहर निकल गया, इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया, इसे पीछे की तरफ बढ़ा दिया, तो जहाँ पर काटी उसे D मान लिया, वहाँ पर विचलन कोण बन गया। इसके अभिलंब जो होते हैं, अभिलंब को भी पीछे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर अगर काट दिया, यहाँ पर E हमने दिखा दिया, अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कोण की। इस कोण को क्या कहते हैं? I। आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब के साथ और आपतित किरण जो होती है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे ही तो I कहते हैं, तो यहाँ पर हमने I लिख दिया। और ये हमारा क्या रहेगा? R। ये R रहेगा कि ये रहेगा? यही रहेगा ना, यही R रहेगा। क्यों? क्योंकि अभिलंब ये है और अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है अपवर्तित किरण उसे हम लोग कहते हैं। ठीक, अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण R बन गया। अब आगे हम सोचते हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ R डैश हो जाएगा और इसे हम क्या मानेंगे? I डैश मान लेते हैं, ये R पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, ये हमने बना लिया। अब इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है। त्रिभुज QDR में, ध्यान दीजिएगा, QDR में डेल्टा क्या है? बहिष्कोण है।
डेल्टा क्या है, बहिष कोण है। देखिए क्यू डी आर इस त्रिभुज में डेल्टा बहिष कोण है, और बहिष कोण का जो मान होता है उस त्रिभुज के दो अलग डिफरेंस कोणों के बराबर होता है योग के। यानी इस त्रिभुज में 1 2 3 तीन कोण है, इन तीनों कोणों में से किसके योग के बराबर होगा, इस वाले कोण के, और इस वाले कोण के बराबर होगा, इसके बराबर नहीं होगा। तो ये वाला कोण हमको पता ही नहीं, ना तो ये पता ना ये पता, ये दोनों कैसे पता करें। बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे। अगर देखा जाए तो देखिए ये वाली जो लाइन है ये ऐसे सीधी एक लाइन है, और ये लाइन, इस लाइन की बात करें, ये वाली लाइन, ये लाइन, यही वाली लाइन तो सीधी गई है, ऐसे सीधी दिखा देते हैं। ये कोण दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये अगर आई है तो ये भी आई होगा। ठीक, तो अगर हम चाहें तो कह सकते हैं ये वाला जो कोण है, ये वाला, इस कोण का मान टोटल कितना होगा, इस कोण का मान भी कितना होगा, आई होगा कि नहीं होगा। अब अगर ये टोटल कोण आई है, ये कोण आर है, तो ये कोण कितना बचेगा, ये कोण जो बनेगा वो आई माइनस आर बनेगा। देखिए ये कोण हमने बना दिया यहाँ पर, इसी को यहाँ पर समझ लीजिए, बना दिया थोड़ा जूम करके। यह आई हमारा है, ठीक है, और ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर है आर। तो अगर इतना कोण आर है, इतना कोण आई है, तो ये कोण कितना बनेगा, आई में से आर घटाएंगे तभी तो बचेगा ये वाला कोण। बचा कि नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए एक लाइन ये खींची गई, एक लाइन है, ये आई है और ये भी आई है, मतलब ये वाली लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया। ठीक, ये वाली लाइन अभी हमने नहीं खींचा है, तो चलिए खींच देते इस वाली लाइन को। ये कोण कितना है, आर है। अब बताइए ये टोटल आई, ये टोटल आर, और ये कितना, आई माइनस आर। ठीक, तो ये आई माइनस आर, और इस कोण की बात करें तो यहाँ भी दिखा दीजिए कितना, आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, ये अब हमारा पूरा चित्र बन चुका है। आप लोग चित्र बना लीजिए जल्दी से, लेकिन ये जो हम तीर लगा कर इधर उधर किए हैं, अगर आप चाहते हैं तीर नहीं लगाना चाहते हैं और बड़ा चित्र आप बनाते हैं तो मत लगाइए तीर, यहीं लिख दीजिएगा आई माइनस आर। चित्र बन गया होगा। तो अब देखते हैं क्यू डी आर में डेल्टा बहिष कोण है, तो डेल्टा बराबर कितना लिखा जा सकता है, डेल्टा बराबर लिखेंगे आई माइनस आर और प्लस आई डैश माइनस आर डैश। क्यों, हमने क्या कहा, ये डेल्टा बहिष कोण है, ये दो कोण के योगफल के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, इसका मान इतना, इसका मान यहाँ पर दिया हुआ था। इसको थोड़ा सेट करके लिख लीजिए, यानी आई प्लस आई डैश एक साथ माइनस आर प्लस आर डैश एक साथ कर लिया, ये डेल्टा इक्वल टू समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग कहेंगे चित्रानुसार a प्लस ई बराबर कितना, 180। कैसे, कोण ए और कोण ई का मान 180 अंश के बराबर होगा। कैसे होगा जरा देखिए, ए क्यू ई आर ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में यहाँ पर कितना अंश का कोण बन रहा है, 90। यहाँ कितना बनेगा, 90। क्यों, क्योंकि ये अविलंब खींचा गया था, और अविलंब हमेशा 90 अंश का ही कोण बनाता है। तो यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जब दो कोण 90 अंश बन गया, मतलब 180 हो गया ये, तो बाकी दो कोणों का योगफल भी 180 होगा। तो इसलिए a प्लस ई बराबर कितना लिखा हमने, 180 अंश लिखा। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के अगर दो कोणों का योगफल 180 अंश है तो बाकी दो कोणों का योगफल भी 180 अंश ही होगा, इसलिए ऐसा लिखा गया। और एक और त्रिभुज में आ जाते हैं, इस त्रिभुज में आ जाइए। ये जो क्यू ई आर है, इस त्रिभुज में देखिए जरा, तथा आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर कितना, 180 अंश। कैसे, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। देखिए आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। हम इस त्रिभुज की इस बारे में बात कर रहे हैं इस बार। ठीक, अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो इसे ही कट जाएगा, a माइनस आर प्लस आर डैश इक्वल टू कितना, 0। 180 में से 180 घटेगा 0, ई में से ही घटेगा कट जाएगा। ठीक है, ए में से इसको घटेगा तो माइनस करके लिख लिया, यानी a इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना, आर प्लस आर डैश। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक। इससे चलिए कुछ मान लीजिए समीकरण अगला,
या छोड़ दीजिए, कुछ नहीं मानेंगे। और अगर ऐसा हमने इसको लिख दिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, और भी एक समीकरण बना सकते हैं, यहाँ से आ जाए। अगर हम इसका मान अगर रखना चाहें तो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं r प्लस आर डैश के स्थान पर, ठीक है। और नहीं रखना चाहें तो नहीं भी रख सकते, भी बाद में भी रखना चाहेंगे तो रख लेंगे। चलिए हम बाद में रखेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं, दिख रहा है, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में i इक्वल टू आई डैश, अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तथा r इक्वल टू आर डैश तथा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम। क्योंकि विचलन कोण को ही तब क्या कहते हैं हम लोग, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, इसलिए डेल्टा एम कहते हैं। अब ये सारे मान उठा करके रख सकते हैं, इसलिए इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। इसलिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 में आ जाए a इक्वल टू आर प्लस आर डैश के स्थान पर r लिख दिया तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। दिख रहा है, r प्लस आर यानी 2r, तो r इक्वल टू r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। r का मान निकल गया, ठीक है, ये मान निकला। अब ये मान उठा करके हम किस में रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो डेल्टा के स्थान पर डेल्टा एम, ठीक, इक्वल टू आई प्लस आई डैश के स्थान पर आई, ठीक, माइनस आर प्लस आर डैश के स्थान पर क्या लिखेंगे, आर प्लस आर डैश के स्थान पर अगर हम चाहें तो ए लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ए लिख दे रहे हैं। आप कहेंगे सर हम आर के स्थान पर a/2 भी लिख सकते हैं। देखिए अगर a/2 रखेंगे तो हल करने पर इतना ही आएगा तब भी, ठीक। यहाँ से ज़्यादा सोचिए, डेल्टा एम बराबर क्या बनेगा, 2i माइनस ए, ठीक। यहाँ से i इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस डेल्टा एम बाई 2, पक्षांतर करने पर इसे को इधर ले आया तो a प्लस डेल्टा एम, 2 को पक्षांतर कर दिया, बटे में चला गया। तो r का मान यहाँ से निकला था और i का मान यहाँ से निकला था। देखिए कई सारे न्यूमेरिकल डायरेक्टली यहीं से लगा लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये वाला सूत्र याद रखें कि ये अभी जो बाद में आएगा वो मेन सूत्र जो आएगा वो याद रखिएगा, बाद में जो आएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सॉल्व करने पर वही आता हमारा। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इसके आगे क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपवर्तन की बात कर रहे हैं और अपवर्तन में स्नेल का नियम लगता है। यानी इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। एन का मतलब अपवर्तनांक यानी इसका अपवर्तनांक प्रिज्म का। चलिए मान रखिए, आई का मान रखिए, आई का मान कितना है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे साइन आर, आर का वैल्यू कितना, साइन ए बाई 2। ये एन इक्वल टू यही हमारा सूत्र है। कई सारे बच्चे गलती करेंगे, वो इसको बटे में ऐसे पूरा खींच लेते हैं, इसको पूरा थोड़ा ध्यान रखो यार, ये बाई 2 केवल इतने के लिए है, कोड के लिए है। अगर यहाँ पर 30 आता है तो 30 बटे 2 यानी 15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना होता है। ये हो गया। अब एक कंडीशन और लगा लेते हैं। कंडीशन ये लगा लेते हैं, यदि प्रिज्म बहुत पतला है, यदि प्रिज्म बहुत पतला है, बहुत पतला है, तो ध्यान दीजिएगा हमने एक सूत्र पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। कहाँ पर, लेंस मेकर सूत्र में पढ़ाया गया होगा, साइन नहीं, लेंस मेकर सूत्र नहीं, अवतल गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र जब पढ़ा रहे होंगे तब वहाँ पर पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू कितना, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे ए बाई 2, साइन को छोड़ देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी एन ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, ठीक है। इसे को पक्षांतर कर दिया, ये हो जाएगा एन ए माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम, यानी एन माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू कितना, डेल्टा एम, यानी डेल्टा एम इक्वल टू कितना, एन माइनस 1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र है, पतले प्रिज्म से अपवर्तन का ये सूत्र है, और कोई प्रिज्म दिया गया उसके लिए अपवर्तन का सूत्र यह है। न्यूमेरिकल आपका चाहे इस पर आए चाहे इस पर आए, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए पूरा। चलिए एक न्यूमेरिकल इस पर लिख लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। लिखिए क्वेश्चन, कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है,
कोई समांतर प्रकाशपुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश मापा गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश है। 60 अंश है। यदि प्रिज्म को जल ब्रैकेट में लिख लो 1.33 में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज़ गलत लिखा है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश, अपवर्तन कोण नहीं अपवर्तक कोण वहाँ लिखिए तब सही होगा। अपवर्तक कोण 60 अंश है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। डेल्टा एम बराबर 40 अंश। न्यूनतम विचलन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से। ठीक, अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म कोण कितना दिया? 60 अंश एन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में सॉल्व होगा। तो पहले सूत्र लगाइए, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे कितना साइन ए बाई 2। ठीक है, साइन ए का वैल्यू रखिए 60 प्लस 40 बाई 2 और बटे साइन 60 बाई 2। साइन देखिए कितना हो जाएगा 50 अंश। 60 और 40 कितना 100 और बटे 2, 100 बटे 2 कितना हो जाएगा 50 और बटे साइन कितना 30। ठीक है, साइन 50 अंश का मान अब नहीं पता है। देखिए साइन 50 अंश का मान याद किसी को नहीं होता, ये ग्राफ या तो मिलेगा या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर दे रहा हूँ, दिया हुआ किताब में इसका वैल्यू 0.7660 और बटे इसका वैल्यू कितना होता है 0.5। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता ना, 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है, भाग करने पर उतना ही आएगा। ठीक, इसको और हल कर लिया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 1.532। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया। लेकिन इन्होंने कहा यदि प्रिज्म को किस में रखा गया? जल में रख दिया जाए। यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए, अब एक बात सोचिए, अगर प्रिज्म को जल में रख दिया जाएगा तो प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा? वायु से कांच में जाएगा, वायु से प्रिज्म में, या जल से प्रिज्म में जाएगा? अब जल से प्रिज्म में जाएगा तो WNG हमको चाहिए। क्या चाहिए? WNG, क्योंकि अब प्रकाश W यानी वाटर से कहाँ जाएगा? ग्लास में जाएगा यानी कांच में जाएगा। WNG का सूत्र लगाइए तो NG बटे कितना है? NW। ANG का मान ANG का मान निकाल चुके 1.532 और बटे ANW का मान 1 कितना दिया क्वेश्चन में? 1.33 दिया समथिंग ना, 1.33 दिया हुआ। इसको अगर हल करेंगे तो ये भाग करने पर आ जाएगा 1.152। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि जब उसे जल में रख दिया गया तब विचलन कोण बताओ। अल्पतम विचलन कोण तब कितना होगा? इधर वाला नोट कर चुके हैं ना, मिटा दे रहे हैं इधर वाला हम। चलिए क्या कहते हैं, माना अब अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम डैश है, इसलिए WNG बराबर क्या सूत्र बनेगा? साइन A प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2 और बटे कितना साइन A बटे 2। सूत्र वही लगाया, W के M के स्थान पर WNG लिखा। WNG का मान रख दीजिए 1.152 इक्वल टू साइन A के स्थान पर 60 और बटे डेल्टा एम डैश और बटे कितना 2 और बटे साइन 60 बटे 2। ठीक है ना। अब ये हमारा हो जाएगा कितना 1.152 इक्वल टू
साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2 और बटे कितना हो जाएगा साइन 30 अंश का मान कितना 0.5 होता है। ठीक है ना। अब 0.5 को पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो 0.5 गुणे 1.152 साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2। इसका अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ये हमारा लगभग बन जाएगा 0.576 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2। हमको डेल्टा एम का मान चाहिए तो साइन को हटाना पड़ेगा। ये साइन कहाँ जाएगा, ये गुणे में बटे में नहीं जाएगा, ये इनवर्स होगा। इधर अगर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.576 इक्वल टू कितना 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2। आप लोग परेशान मत होइए, इसका मान क्वेश्चन में दिया रहा था। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका मान दिया रहेगा और इसका मान आएगा 35 अंश। तो अगली लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ 35 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2। ये 2 को पक्षांतर कर दिए 70 इक्वल टू कितना 60 प्लस डेल्टा एम डैश। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम डैश बराबर कितना 70 माइनस 60 यानी कि कितना 10 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रिज्म से संबंधित प्रिज्म का अपवर्तन। और भी कुछ चीज़ें पढ़ानी है उसको आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। बस इतना ही आज।